हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 है ये, और पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक डिफाइंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल 1 क्या कहता है। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 कवर करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 1 क्या कहता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ठीक है, सबसे पहले बताता है कि नेम और टेरिटरी क्या है इस यूनियन की। क्या यूनियन है? दिस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, सो फर्स्ट सबसेक्शन सेज इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, इट शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये होता है कि यूनिटी। ठीक है, यूनिटी ऑफ स्टेट्स, यानी कि इन स्टेट्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर स्टेट्स खुद भी चाहें तो बट नहीं सकती है। ठीक है, बिकॉज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनिटी जिसे हम कहते हैं, यूनिटी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट इज द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, नेम स्पेसिफाइड है तो नेम्स बताएगा फर्स्ट शेड्यूल। तीसरी चीज कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। टेरिटरी ऑफ इंडिया में 3 चीजें आएंगी। सबसे पहले टेरिटरी ऑफ द स्टेट आएगा, दूसरा द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, और दूसरी चीज क्या, फर्स्ट शेड्यूल में जो यूनियन टेरिटरीज डिफाइंड है वो आएंगी, और तीसरी चीज सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, या फिर जो भी टेरिटरीज इंडिया आगे चल के एक्वायर करेगा, आगे इन फ्यूचर एक्वायर करता है अगर कोई टेरिटरी, तो वो आएगी। ठीक है, तो समझ में आया ये 3 चीजें। ये हो गया हमारा आर्टिकल 1। अब हम आते हैं आर्टिकल 2 पे। आर्टिकल 2 बताता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। किसी नए स्टेट को एडमिट करना इंडिया में, ठीक है, या एस्टैब्लिश करना इंडिया में, वो बताता है आर्टिकल 2। देखो, 2 चीजें होती हैं, 2 तरीके से स्टेट ऐड किए जाते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे। ये हमारे भारत का नक्शा है। ओके, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। 2 पॉइंट्स है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं कि आर्टिकल 2 में ये जो न्यू स्टेट्स का एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, ये क्या कह रहा है, इसके कहने का क्या मतलब है। सबसे पहले क्या है कि मान लो कोई बाहर की कंट्री है, यहाँ पर कोई कंट्री है, ठीक है, वो इंडिया में मर्ज होना चाहती है, इंडिया का स्टेट बनना चाहती है। फिर से समझना, इंडिया के बाहर की कोई कंट्री है और वो इंडिया में मर्ज होना चाहती है। इंडिया के बाहर की कोई कंट्री है और वो इंडिया में मर्ज होना चाहती है, स्टेट बनना चाहती है। तो ये किस में हो सकता है? ये आर्टिकल 2 में हो सकता है। ये चीज किस में होगी कि इंडिया के बाहर की कोई कंट्री हो और वो स्टेट बनना चाहती है इंडिया का, तो ये चीज किस में होगी? ये आर्टिकल 2 में होगी। ठीक है, ध्यान से समझना। दूसरी चीज, कैसे एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है न्यू स्टेट्स का? एग्जिस्टिंग स्टेट्स को ही अगर हम लोग एक नया स्टेट बना दें, जैसे कि इंडिया के अंदर ही कोई कंट्री है, ठीक है, मान लो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश आपस में मर्ज होना चाहती है। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश आपस में मर्ज हो करके एक नया स्टेट बनाना चाहती हैं। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश आपस में मर्ज होकर एक नया स्टेट बनाना चाहती हैं, तो ये आर्टिकल 3 में डिफाइंड है। समझ में आया आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में क्या डिफरेंस है? आर्टिकल 2 बात करता है नया स्टेट, न्यू स्टेट्स की एस्टैब्लिशमेंट की, कि कोई बाहर की कंट्री है वो बनना चाहती है इंडिया का स्टेट, तो ये आर्टिकल 2 में डिफाइंड है। आर्टिकल 3 में क्या डिफाइंड है कि कोई एग्जिस्टिंग स्टेट ऑलरेडी है, वो मर्ज होकर के किसी भी दूसरे स्टेट से मर्ज होकर के एक नया स्टेट बनना चाहती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 3 में डिफाइंड है। मैंने इस वजह से दोनों चीजें समझाई क्योंकि ये जो नए स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, न्यू स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ जाए। आर्टिकल 3 के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, बट अभी ये जानना जरूरी है। तो डिफरेंस समझ में आया आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 2 को एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, जैसे नेपाल पहले अपने आप में एक कंट्री थी, लेकिन बाद में उसको मर्ज कर दिया गया इंडिया में, तो अब वो क्या है? स्टेट है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई।
अब बात करते हैं जो हमारे आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। सो पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और स्टैब्लिश, ये जो एडमिशन का, ये स्टैब्लिशमेंट का जो प्रोसीजर है वो कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी, बाय पार्लियामेंट होगा ये सारी चीजें। अब ऐसे ही थोड़ी ना कोई भी स्टेट को, कोई भी नया स्टेट स्टैब्लिश हो जाएगा भाई, कोई प्रोसीजर होता होगा, किस तरीके का कोई लॉ बनेगा तब तो कोई नया स्टेट स्टैब्लिश किया जाएगा। ऐसे थोड़ी ना कि एक प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को फोन किया और बोला कि भाई हम आप में मर्ज होना चाहते हैं, और ऐसे ऐसे, तो अपने प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हाँ ठीक है आप भाई मर्ज हो सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। तो कोई प्रोसीजर होता होगा, किस तरीके का कोई लॉ फॉलो होता होगा, उसके बाद कोई एक नई स्टेट स्टैब्लिश होती होगी, है ना। मतलब नॉर्मल सी चीज है कि कोई लॉ बनता होगा तब कोई स्टेट नई स्टैब्लिश होती होगी हमारे इंडिया में। तो अब वही है कि पार्लियामेंट कोई एक लॉ बनाएगी यूनियन के लिए और फिर उसको यूनियन में एंटर करवाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई आर्टिकल 2 की बात। समझ में आया आर्टिकल 2? आर्टिकल 2 किस बारे में बात करता है? अगर कोई दूसरी इंडिया के बाहर की कंट्री इंडिया का स्टेट बनना चाहती है तो वो किस आर्टिकल में बन सकती है? आर्टिकल 2 में बन सकती है। कौन से आर्टिकल में बन सकती है? आर्टिकल 2 में बन सकती है। ये बात समझ में आई। अब आर्टिकल 2A के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि इस आर्टिकल को रिपील कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हमें जानना जरूरी है कि आर्टिकल 2A में क्या डिफाइन किया गया था। सो आर्टिकल 2A में कहते हैं सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। इसमें क्या हुआ था? सिक्किम को एक एसोसिएटेड स्टेट बना दिया गया था बाय द पार्लियामेंट। 1975 की, आई गेस ये बात है, हाँ ये बात 1975 की है कि जब सिक्किम को एक एसोसिएटेड स्टेट बना दिया गया था, पार्लियामेंट ने बनाया था। हुआ क्या था कि सिक्किम को, भाई सिक्किम एक बहुत ही छोटा सा था, ठीक है, छोटी सी कंट्री थी उस वक्त। तो उसमें क्या था कि सिक्किम को डर था इस बात का कि अगर उनके ऊपर हमला होता है तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, और अगर कोई भी दूसरी कंट्री जो कंट्री उन पर हमला करेगी, मान लो चाइना वगैरह जो भी कोई है, तो वो उनको उठा करके ले जाएंगी। तो सिक्किम ने क्या किया? सिक्किम ने इंडिया से कांटेक्ट किया और कहा कि भाई हमें अपने स्टेट में शामिल करो, लेकिन हम एक अलग कंट्री ही बने रहना चाहते हैं, ठीक है, हम एक अलग कंट्री ही बने रहना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ हमें प्रोटेक्शन चाहिए इंडिया से। बात को समझना मेरी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आप में मर्ज होना चाहते हैं, उन्होंने ये कहा कि हम अलग कंट्री ही बने रहना चाहते हैं, लेकिन हमें प्रोटेक्शन चाहिए आपसे। तो पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने उसे एसोसिएटेड स्टेट का नाम दे दिया, सिक्किम को एसोसिएटेड स्टेट का नाम दे दिया, ठीक है। फिर जब ये केस कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसोसिएटेड स्टेट नाम का तो कोई चीज है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड ही नहीं है एसोसिएटेड स्टेट, तो ऐसे कैसे ये कर सकते हैं, ऐसे कैसे पार्लियामेंट सिक्किम को एक एसोसिएटेड स्टेट का नाम दे सकती है? जब कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड ही नहीं है तो किस बिना पर एसोसिएटेड स्टेट का नाम दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने टोटली डिनाई किया पार्लियामेंट के डिसीजन को और कहा कि अगर सिक्किम बनना चाहती है हमारा स्टेट तो पूरी तरीके से बनेगी, जो प्रोसीजर होता है ये एसोसिएटेड नाम की कोई चीज नहीं होगी। तो सिक्किम अग्री हो गई इस बात पे, क्योंकि भाई उनको प्रोटेक्शन चाहिए था। अगर उनको, वो छोटा सा कंट्री था, अगर उनको प्रोटेक्शन ना दिया जाता या अगर वो इंडिया में मर्ज ना होते तो उनको प्रॉब्लम होती, इनकी प्रोटेक्शन हैम्पर होती, ठीक है, उनकी जो भी वो डेंजर में होते, ठीक है। तो इस वजह से फिर क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सिक्किम को अगर स्टेट बनना तो इंडिया का स्टेट टोटली बनना होगा, ये एसोसिएटेड स्टेट कुछ नहीं होता, फुल्ली फ्लेजेड स्टेट बनना होगा, जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो करना होगा। तो फिर क्या हुआ, सिक्किम को एक फुल्ली फ्लेजेड स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया। ये कब हुआ था? ये हुआ था सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। 22nd स्टेट है इंडिया का सिक्किम, ठीक है। ऑन 26 अप्रैल 1975, 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम को 22वां स्टेट बनाया गया इंडिया का। पता है कि कितने स्टेट्स होते हैं इंडिया में? कितने स्टेट्स है पता है? पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कितनी है, बेसिक सी चीज है, पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज होती है। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। ये समझ में आया? आर्टिकल 2 समझ में आया? इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हाँ, एक इन्फॉर्मेशन मैंने मिस कर दी कि आर्टिकल 2A को रिपील कर दिया गया था। क्यों रिपील किया गया था ये भी जानने वाली बात है, क्योंकि आर्टिकल
2A किस बारे में बात करता था? एसोसिएटेड स्टेट के बारे में। पार्लियामेंट ने बना दिया कि ये 2A बात करेगा एसोसिएटेड स्टेट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई भी कंट्री एसोसिएटेड स्टेट नहीं बन सकती है। उसे अगर मर्ज होना है तो वो फुल्ली फ्लेजेड मर्ज होगी। ये एसोसिएटेड स्टेट का कुछ मतलब नहीं है, दिस इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसी वजह से 36th अमेंडमेंट से आर्टिकल 2A को रिपील कर दिया गया। 36th अमेंडमेंट से आर्टिकल 2A को रिपील कर दिया गया। फिर से एक बार मैं बता रही हूँ, आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। कोई बाहर की कंट्री अगर इंडिया का स्टेट बनना चाहती है तो ये कौन से आर्टिकल में डिफाइंड होगा, ये कौन से आर्टिकल का प्रोसीजर होगा? आर्टिकल 2 का, ठीक है। और आर्टिकल 3 में मैं थोड़ा सा आपको जिस्ट दे रही हूँ। आर्टिकल 3 में कोई अगर इंडिया के अंदर की ही कोई स्टेट है और अगर वो मर्ज होकर के एक बन लो, दो हैं जैसे मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, 2 स्टेट्स हैं, मर्ज होकर के अगर एक बनाना चाहती हैं तो वो आर्टिकल 3 में होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी इंडिया की, लेकिन वो कुछ नया बनाना चाहती हैं या कुछ भी हो सकता है, अपना एरिया डिमिनिश करना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है, एक्सीड करना चाहती है, तो वो आर्टिकल 3 में होगा। लेकिन आर्टिकल 2 सिर्फ और सिर्फ न्यू स्टेट्स के बारे में बात करता है कि बाहर की कंट्री अगर कोई मर्ज होना चाहती है तो। कंफ्यूजन होता है दोनों आर्टिकल में, इसी वजह से मैं बार बार बोल रही हूँ कि आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट न्यू स्टेट्स एंड आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 के बारे में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।